हाँ जी एवरीबॉडी, सो वेलकम टू दिस अमेजिंग लेक्चर ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। इसके जस्ट बाद आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लेक्चर मिल जाएगा। फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को भी इसी तरीके से अपन कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, बड़ा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली, लेकिन बहुत ही अच्छा है, अंडरस्टेबल है ये और अच्छा चैप्टर है कुल मिला के। ऐसी कोई दिक्कत इसमें है नहीं। तो देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमें बेसिकली पढ़ना क्या होता है। सबसे पहले होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिन ऑर्गन से गैमीट्स बनते हैं। मेल अपना गैमीट अलग बनाता है, फीमेल अपनी गैमीट अलग बनाती है। फिर फर्टिलाइजेशन होता है, उस फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट, है ना। उस फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट, और उस जाइगोट के बाद फिर यहाँ पर कुछ प्रोसेसेस होती हैं जो हमें देखना है, जैसे पर्चुरेशन है, लैक्टेशन है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। एक एक करके अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मेल गैमीट है और यहाँ पर हमारे पास एक है फीमेल गैमीट। अब ये मेल गैमीट क्या है, बेसिकली इट इज स्पर्म, और फीमेल गैमीट को दो चीजें बोला जाता है, या ओवम बोल देते हैं या एग बोल देते हैं, दोनों इसी के नाम है। अब भाई आए कहां से होंगे, अपने आप तो ऐसे जादू से तो आ नहीं होंगे। तो मेल गैमीट मिला होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, और फीमेल गैमीट मिला होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ऐसा ही तो कुछ रहा होगा। और ये गैमीट जब आए और ये फ्यूज करे, इन गैमीट में क्या हुआ, फ्यूजन हुआ। अब ये फ्यूजन किस दौरान होना चाहिए, किसी भी टाइम पे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो जाए, ये चीज मान्य नहीं होती है। आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जब मेल गैमीट रिलीज होगा और उसी टाइम पे फीमेल गैमीट भी रिलीज होता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को शॉर्ट में एमसी भी बोल देते हैं ना, एम फॉर मेंस्ट्रुअल, सी फॉर साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है, फ्यूजन हो गया, तो बेसिकली आपने क्या करा दिया, फर्टिलाइजेशन करा दिया गैमीट्स का। और फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनके यूट्रस की दीवार में चिपक जाएगा। इम्प्लांटेशन, उस जाइगोट का यूट्रस की दीवार में चिपक जाना, ये क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन। फिर आपकी प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ होगी, जब 9 महीने बाद वो बच्चा वेल डेवलप्ड हो जाएगा तो होगा पर्चुरेशन। और पर्चुरेशन को हम शॉर्टली क्या बोलते हैं, चाइल्ड बर्थ। और अगर चाइल्ड बर्थ हो गई तो फिर लैक्टेशन का पीरियड चलता है, जहां ऑब्वियसली चाइल्ड को ब्रेस्ट फीड किया जाएगा मिल्क, तो उसको बोला जाता है लैक्टेशन। तो ये पूरा चैप्टर आपके इन्हीं टॉपिक्स पे चलता है। सिंपल सी बात इतनी है भाई कि ये फर्टिलाइजेशन पे आप थोड़ा फोकस करो पहले, कि एक पीरियड ऐसा है, एक पीरियड आपका ऐसा है जहां पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये फर्टिलाइजेशन। तो इस फर्टिलाइजेशन के पहले के जितने भी इवेंट्स हैं इधर वाले, इनको हम बोल देते हैं प्री। प्री मतलब पहले, है ना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और फर्टिलाइजेशन के बाद के जो भी प्रोसेसेस हैं मेरे भाई, जैसे आपका पर्चुरेशन हो गया, चाइल्ड बर्थ और लैक्टेशन हो गया, इनको हम बहुत प्रेम से क्या बोल देंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और आपको ये सारे टॉपिक हम यहाँ पर बेसिकली डिस्कस करने हैं। जैसे पहला टॉपिक, एक टॉपिक तो आपका ये हो जाएगा, एक आर्टिकल आप पढ़ लोगे, मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। दूसरा, ये गैमीट बन रहा है, यानी कि गैमीट फॉर्म कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर आपका दूसरा टॉपिक आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस मतलब जो सिस्टम है वो गैमीट एक्चुअली फॉर्म कैसे कर रहा है, ठीक है। तीसरा टॉपिक इटसेल्फ इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। चौथा टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। पांचवा इज पर्चुरेशन एंड लैक्टेशन, और पर्चुरेशन, और छठवां इज लैक्टेशन। तो अपन क्या करने वाले हैं, थोड़ा सीक्वेंस में अलग चलाता हूं। पहले हम फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, पर्चुरेशन, लैक्टेशन को निपटा देंगे, बहुत छोटे छोटे से सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद हम जो ये इनिशियल टाइम पीरियड है इसमें चल लेंगे, है ना, इन चीजों को समझ लेंगे। देखो, ये दो टॉपिक पे आपको फोकस रखना है, गैमीटोजेनेसिस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। इन पे थोड़ा सा फोकस्ड आप रहेंगे और इनको हम लास्ट में करने वाले हैं। सर फोकस की चीजें तो पहले कराओ,
पहले भी करा सकते हैं, बट ठीक है पहले को लास्ट में कर लेंगे। चलो पहले ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम उठाते हैं क्योंकि आपको आता भी है, आपका जस्ट रिवीजन हो जाएगा, है ना। फिर मैं ये वाले टॉपिक्स कराऊंगा और फिर ये दोनों टॉपिक कराऊंगा। यकीन मानो चैप्टर इजी लगेगा आपको। मैंने आपको सीक्वेंस क्योंकि यहीं पे बता दिया है, ये आपको क्या बता दिया मैंने, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का रोना मत रोना कि सर सीक्वेंस आगे हो गया पीछे हो गया, नहीं भाई सीक्वेंस नहीं। अपने को तो कोई क्वेश्चन कहीं से घुमा के पूछे, आगे पीछे करके पूछे, मिला के पूछे, आना चाहिए। ये एक फायदा होता है ना, अगर आप इस तरीके से आगे पीछे करके पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सीक्वेंस की चिंता नहीं लेनी। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट में करेंगे। पहले ये हल्का टॉपिक है, ऐसे फेंक देंगे इसको लेके, और ये तीनों को करेंगे, फिर लास्ट में ये दोनों टॉपिक कर लेंगे। तो टोटल आप मान के चलो चैप्टर मार्क के पास कितने हैं, 6 आर्टिकल है। ये 6 आर्टिकल हम देखने वाले हैं। से क्लियरली विजिबल तो होना चाहिए बढ़िया करके ना। चलो यहाँ पर इस तरीके से ठीक है करके इनको देखते हैं। एकदम पीएचडी की तरह पढ़ना है ना इसको, अपने को अच्छे से एकदम कवर अप कर लेना है जितना हो सकता है। यकीन मानो एनसीईआरटी हो, एग्जाम्पलर हो ना, सारी चीजें यहाँ पर एकदम वेल क्लियर होने वाली है। तो सारी चीजें आपकी क्लियर अच्छे से होंगी। और आप ये मत सोचना बीच में आपको हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट ऐसा बताऊं जो आप आगे जाके अच्छे से समझो, जो हो सकता है पीछे जाके अच्छे से समझो। इतना मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 110% गारंटी, जितना कंटेंट हम यहाँ पर आज करेंगे इतना कंटेंट एक साथ इतने क्लैरिटी के साथ और कहीं नहीं मिल सकता। ये लेक्चर बैच लेक्चर से नहीं मिलता है। केवल बहुत सारे है ना, वहां पर भी एनसीईआरटी छोड़ देते हैं, समरी छोड़ देते हैं, एग्जाम्पलर छोड़ देते हैं, पीवाईक्यू का कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम सारी चीजें करने वाले हैं जो कि इधर उधर ज्यादा भटकना ना पड़े बार बार। तो करो करते हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनको लिखेंगे नहीं। क्या नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं सर, बहुत बेसिक चीजें हैं ना, इनसे क्वेश्चन आना आपको पता, मेरे को पता, आपके दिमाग में बस होनी चाहिए। इन चीजों को ऐसी कॉपी में लिखो जैसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और बार बार रिकॉल करने की कोशिश करना, यार क्या था, क्या बताया था उस लेक्चर में। और मान लो आप भूल भी गए तो ये लेक्चर तो यूट्यूब में पढ़ा ही है ना, तो जब भी चाहो इसको दोबारा देख सकते हो। तो सबसे पहले हमें रिप्रोडक्शन का मतलब पता होना चाहिए। सर री मतलब दोबारा, प्रोड्यूस करना मतलब प्रोडक्शन करना। तो ये इसेंशियल प्रोसेस है फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज कंटिन्यू कर सकती है। रिप्रोडक्शन तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब वो सेम स्पीशीज में किया गया हो। तीसरा, अगर यही रिप्रोडक्शन बहुत क्लोज या रिलेटिव जो रहते हैं, क्लोज रहते हैं, अगर उनमें हो जाए तो यही कॉज करता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यानी कि बनने वाली प्रोजेनी में कुछ ना कुछ भाई दिक्कत आएगी, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। ठीक है, ह्यूमन की बात करते हैं। सर ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल डायामॉर्फिज्म भी होता है। डाई मतलब दो और मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, है ना। और सेक्सुअल डायामॉर्फिज्म यानी कि सेक्सेस आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, अलग अलग होते हैं ना, मेल अलग है, फीमेल अलग है। दोनों के जो सेक्सेस हैं वो मॉर्फोलॉजिकली आप देख के बता सकते हो कि अलग अलग होते हैं। तो इसको बोलते हैं हम कि यहां पर क्या है, सेक्सुअल डायामॉर्फिज्म है। अच्छा, ह्यूमन ओवीपेरस होते हैं या वीवीपेरस होते हैं? ओवीपेरस में देखो ओ बनता है यानी कि अंडे, तो हम अंडे थोड़ी में देते हैं ह्यूमंस। ये वीवीपेरस होते हैं, इनको बोलते हैं वीवीपैरिटी, वीवीपेरस। वीवीपेरस का मतलब होता है गिव्स
बर्थ टू यंग वंस, गिव्स बर्थ टू यंग वंस। इसको हम क्या बोलते हैं? विविपेरस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। एक और चीज देखो, ह्यूमन में जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है, तो पढ़ा होगा हमने, आफ्टर प्यूबर्टी आती है। क्लास 7 के आई है, 8 में चैप्टर भी है रीचिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी। तो जो मेल है, हमारी जो वॉइस है वो लो पिच्ड बनती है। लो पिच्ड मतलब भारी आवाज, है ना? भारी आवाज का पिच लो होता है भाई। और गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स की जो वॉइस है वो कैसी बन जाती है? हाई पिच्ड बन जाती है, जिसको आप सॉफ्ट आवाज भी कह सकते हो। हेयर्स डेवलप होते हैं, आर्म पिट में हो जाते हैं, ठीक है, प्यूबिक हेयर डेवलप हो जाते हैं, बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं, एक छोटे से डब्बे में इनको किसी भी नोट्स में आप डाल के बढ़िया तरीके से समराइज कर सकते हो। ठीक है, विजिबल हुआ है मेरे ख्याल से? अभी बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला आर्टिकल हम क्या उठा रहे हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम उठा रहे हैं। तो भाई एक मिनट रुकना जरा। तो ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये दो तरीके का हो सकता है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्राइमरी मतलब जो मुख्य है, तो मुख्य तौर पे क्या काम होंगे सर इसके? इसके मेरे भाई मुख्य तौर पे काम होंगे जैसे प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, ये गैमीट्स बनाएगा, मुख्य है, या सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेगा। तो ये मेन काम होएगा। तो मेन काम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन करते हैं। सेकेंडरी वाले हेल्प करेंगे, लेट्स से इन फर्टिलाइजेशन, है ना, पार्चुरेशन, लैक्टेशन, इन सब चीजों में सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन हेल्प करते हैं, या ट्रांसफर ऑफ गैमीट में हेल्प करेंगे। ठीक है, डक्ट सिस्टम, ये सारी चीजें सेकेंडरी होंगी, ये मेन काम नहीं होगा इनका। तो एक सिस्टम तो आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मिलेगा, और एक सिस्टम, एक जो चीज है वो आपको क्या मिलेगी? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मिलेगा। जैसे मैं एग्जांपल की अगर बात करूं, प्राइमरी के एग्जांपल ध्यान में रखना, अभी हम सिस्टम पढ़ेंगे, बाकी बचे हुए सेकेंडरी सिस्टम हो जाएंगे। जब हम पढ़ेंगे आप समझ जाओगे। जैसे मेल है, तो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें बहुत सारे पार्ट्स दिखेंगे, लेकिन उन सारे पार्ट्स में से एक पार्ट प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। सेम फीमेल में भी हमें बहुत से पार्ट्स मिलेंगे, लेकिन एक पार्ट प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। तो मेल की बात करें तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज टेस्टिस, और फीमेल की बात करें तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ओवरी, और ओवरी ही एग या ओवम को प्रोड्यूस करती है।
ठीक है, एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं फिर भाई, है ना। नहीं मेरे दोस्त नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, फिर जाएंगे मेल की तरफ। सर ऐसा करा क्यों रहे हो? इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा लॉजिक और रीजन है। ये पहला टॉपिक है, लोग क्या करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बढ़िया करके याद कर लेते हैं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन फीमेल वाला छूट जाता है। और ये मेरे पर्सनल अपने लिए भी मैं ये पहला टॉपिक उठा रहा हूँ। क्यों भाई? क्योंकि ये टॉपिक मेरे को पहले रिवाइज करने में फायदा लगता है किसी भी सेंस में आपको, है ना। आप भी पढ़ोगे तो ये फायदे में रहोगे। मेरे को ये थोड़ा ये मेल से ज्यादा ट्रिकियर लगता है, तो लगता है कि यार इसका यार अपने को क्या नॉलेज इस चीज की है ना, तो इसको पहले पढ़े तो अपन ठीक है ना, क्या बोलते हो? अपने को जिस चीज की नॉलेज है उसको तो हम समझ सकते हैं ना कि यार हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो रिलेट हो जाती है चीजें। ये चीज रिलेट नहीं हो सकती भाई, तो इनको पहले पढ़ने में फायदा है। चलो देखते हैं। तो पहले इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम डिवाइड कर देते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, बताओ जरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? अभी तो बताया सर आपने, ओवरीज है, 2 ओवरीज होती हैं फीमेल में, पेयर ऑफ ओवरीज मिलता है। ये आप डायग्राम बनाएंगे आगे तो वहां से समझ जाओगे, है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और ओवरीज, ये चीज ध्यान में रखना, दे आर प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी, मतलब इनके पेट की एक कैविटी में, ऑब्वियसली लोअर एब्डोमिन की साइड में ये सिचुएटेड होती है। मेल में ऐसा नहीं होता, मेल के टेस्टिस बॉडी से बाहर होते हैं, तो ये एक फर्क है मेल सेक्सुअल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन में, कि मेल का जो ऑर्गन है वो बॉडी के बाहर होगा, बॉडी के बाहर होता है क्योंकि उसको टेम्परेचर की डिमांड थोड़ी सी कम होती है। फीमेल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और मेल में इनफैक्ट वहां ना हो तो मेल स्टेराइल कहलाता है। तो मेल क्या कहलाता है? स्टेराइल कहलाता है, ठीक है। तो ये हमने बात कर दी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की। बात करते हैं फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। देखो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन 3 भागों में मैं आपको बांट के बताऊंगा, डक्ट, ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सर डक्ट क्या होते हैं? डक्ट वो होते हैं जो कैरी करने का काम करेंगे, ठीक है, सीमन को, यहाँ पर एग को, ओवम को कैरी करने का जो काम करेगा वो डक्ट है। तो वो फॉर्म करेंगे डक्ट सिस्टम। वो क्या फॉर्म करेंगे मेरे भाई? वो फॉर्म करेंगे डक्ट सिस्टम। फीमेल की हम बात कर रहे हैं। दूसरा, कुछ ग्लैंड्स होंगी जो अपना सीक्रेशन रिलीज करती हैं, तो देयर आर सर्टेन ग्लैंड्स। और तीसरा है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसको बाह्य अंग बोलते हैं, जैसे क्योंकि फीमेल है तो जननांग बाह्य अंग बोलेंगे। बाह्य अंग मतलब जो बाहर है, जैसे मेल के केस में पेनिस बाहर होता है बॉडी के, वैसे ही इनके केस में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो छोटी हैं, है ना। पेनिस तो जैसे साइज में काफी अच्छा खासा होता है तो नोटिसेबल है, लेकिन फीमेल के केस में एक्सटर्नल जेनिटेलिया होती है जो नोटिसेबल नहीं है बट बाहर होती हैं। तो हम हाँ इनकी स्टडी कर सकते हैं, ये स्टडी में अपने काउंट होते हैं, तो इनको भी स्टडी करके देखेंगे कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया इनका काम क्या होता है, ये भी हमें बेसिकली यहाँ पर समझना है, ठीक है। अब ग्लैंड की अगर बात करें तो फीमेल में एक बहुत पॉपुलर ग्लैंड है बार्थुलिन ग्लैंड। एक है आपका पैरा यूरेथरल, और तीसरी ग्लैंड जो हमें पढ़नी भी है वो है मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड से तो भाई सब वाकिफ होंगे ही होंगे, है ना। शायद ये पिक्चर भी बन चुकी है, देखते हैं कौन माई का लाल आके आता है। ये मेमरी ग्लैंड यहां पर हमें पढ़नी है। डक्ट सिस्टम की बात करें तो डक्ट मतलब सर कैरी करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले फनल लाइक इन फंडिबुलम,
फिर अभी डायग्राम बनाऊंगा ना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एम्प्यूला, फिर एस्थमस, ये देख लो भाई। तो ये डक्ट सिस्टम है, ये ग्लैंड है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में तो ज्यादा कुछ है ही नहीं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया को कंबाइनली हम वल्वा बोल देते हैं फीमेल के केस में। मॉन्स प्यूबिस, माउंटेन लाइक होता है ये। दूसरा लेबिया मेजोरा एंड माइनोरा। मॉन्स प्यूबिस भाई अभी मैं आपको दिखाऊंगा डायग्राम बना के, ऐसे माउंटेन लाइक होता है, तो ये माउंट्स माउंटेन, वहां से आप इसको रिलेट कर सकते हो। एक लेबिया माइजोरा और मेजोरा, और एक अनदर पॉपुलर एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस। तो इतनी चीजें हैं जो यहां से अपने को देखनी है, जल्दी से इसको कर लेंगे नोट डाउन। ठीक है भाई, यहां से जो कागज आते हैं और अब ये करके इन चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है। डक्ट सिस्टम पढ़ने नहीं पढ़ते, अभी सुन लो। डक्ट सिस्टम मतलब जो कैरी कर रहा है, बस गैमीट जो फॉर्म हो गया है ना, तो उसका ऐसे कुछ डिटेल नहीं पढ़ना आपको, बस थोड़ी छोटी मोटी बातें ध्यान में रखना। सील या कहीं पर प्रेजेंट है तो वो सब चीजें। बाकी ग्लैंड यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ग्लैंड मेल में हमें थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़नी होती है, फीमेल में ग्लैंड्स को उतना तवज्जो नहीं दी है एनसीईआरटी में। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी थोड़ा बहुत नाम वाम पता होना चाहिए, फंक्शन थोड़ा बहुत, तो काम बन जाएगा। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये ओवरी इतनी दूर होती नहीं है जितना हम दिखा रहे हैं, बहुत नजदीक होती है, इस पार्ट से एक्चुअली जुड़ी हुई रहती है, पर ठीक है अभी रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको। और कुछ इसमें अब ये पूरा यूट्रस है भाई, समझना है ना। यूट्रस, यूट्रस को ही हिंदी में, यूट्रस के बहुत नाम है, यूटेरस, वॉम्ब या हिस्टेरा। इसी को हिंदी में बच्चेदानी भी हम कह देते हैं। वो सारी चीजें यही है। तो इस बच्चेदानी के या इस यूट्रस के अलग अलग हिस्से होते हैं, उनको हम एक करके समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले यूट्रस के यहां पर वॉल्स हैं इस तरीके की। सबसे ऊपर वाले को वॉल नहीं कहा जाता, इसका अलग से नाम है यूटेराइन फंडस, इसको फंडस बोलते हैं। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये है यूटेराइन वॉल्स। और सबसे सेंटर में है आपकी यूटेराइन कैविटी। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इसी यूटेराइन वॉल पे होता है, ठीक है। जो जाइगोट आके इम्प्लांट होता है वो यूटेराइन वॉल पे ही होता है। अब यहां से बहुत क्वेश्चन बनाते हैं, आपको अभी ध्यान रखने हैं। जब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह पढ़ लोगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी।
ठीक है। तो यूट्रस की बेसिकली 3 वॉल्स हैं। यूट्रस की स्टडी कहां से हम सर शुरू करेंगे ये बताओ। यूट्रस की स्टडी हम बाहर से अंदर को करेंगे। कहने का मतलब अभी समझ में आ जाएगा। यूट्रस को हमने 3 हिस्सों में बांटा, यूटेराइन फंडस, यूटेराइन बॉडी और यूटेराइन कैविटी। अब इस यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं। आउटर, मिडिल और इनर। अब बताओ आउटर, अगर मैं इसको 3 हिस्से बनाऊं, आउटर कौन सा होगा, मिडिल कौन सा होगा, इनर कौन सा होगा? बहुत लोग गलती करते हैं यहाँ पे। बताओ। हाँ भाई, हम कहाँ पर थे? आउटर, इनर, मिडिल में ना। तो आउटर मतलब देखो क्या होता है, सबसे बाहरी लेयर को आउटर कहेंगे, यही तो होगा। तो आउटर वाली को बोलते हैं पेरीमेट्रियम। मिडिल वाली को मायोमेट्रियम। मेट्री मतलब होता है वुमेन से रिलेटेड शब्द है ना। और इनर वाली को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, which layer of uterus undergo continuous change during menstrual cycle? menstrual cycle को शॉर्ट में ऐसे ही लिखेंगे हम, एमसी है ना। तो जवाब है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की जो लेयर है ना, यही आपकी चेंज होता है, इसी में चेंज होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। और किसी भी लेयर में और किसी भी जगह पर कोई चेंज नहीं होता है। तो क्या बोलते हैं यार, यूट्रस में तो तुमने पीएचडी करी, क्या बोलते हो? यूट्रस में तो करी है, ठीक है ना। यहां से मैंने जैसे बताया ओवरी जुड़ी होती है, तो इसको ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं, ध्यान में रख सकते हो इस बात को भी। अब इसकी बात करते हैं। ओवरी को ले जाने वाला डक्ट है, डक्ट मतलब जो ट्रांसपोर्ट करेगा। ओवरी को ले जाने वाला डक्ट है, तो ये ओवी डक्ट है। क्या कह रहा हूं मैं? ओवरी को ले जाने वाला डक्ट है, तो ओवी डक्ट है ये। ओवी डक्ट भी कहते हैं, या एक ट्यूब जैसा है तो फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी ये ट्यूब होती है। इसके अलग अलग रीजन है मेरे भाई, इसके अलग अलग रीजन्स हैं। एम्प्यूला हो गया, इन्फंडिबुलम हो गया, है ना, इस्थमस हो गया। तो वो अब हम एक एक करके देखते हैं। देखो इसका जो इधर वाला रीजन है, ये इस तरीके से देखो आप, ये देखो क्या एक फनल, एक कुप्पी जैसी आपको दिख रही है।
ये कुछ ऐसा है ना, तो कुप्पी ऐसी तो होती है, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो तो क्या कुप्पी बन जाएगी, फनल बन जाएगी। तो इसीलिए इसका नाम फनल जैसा, कुप्पी जैसा इनफंडिबुलम है। अगर उस डायग्राम में घिचड़ विचड़ हो रही है, दोबारा बनाओ डायग्राम, है ना, इतने ही पार्ट का बनाओ और क्लियरली लिखना कॉपी में एकदम। एम्प्यूला तो भाई सोचना ही नहीं है, बीच में होता है। और इधर वाला जो बलिया, इसको क्या कह दोगे प्यार से, इस्थमस। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई, एनसीईआरटी के हिसाब से अगर चलूं तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्प्यूला को कहना पड़ेगा। क्या ला? एम्प्यूला। लेकिन एक्चुअल साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन होता है। और आप जान रहे हो एनसीईआरटी को ये करेक्ट नीट के कुछ महीने पहले अपडेट करके भेज देते हैं। तो अगर ये ऑप्शन दिखे और मान लो एनसीईआरटी करेक्ट कर दी इन लोगों ने, तो ये ऑप्शन डाल सकते हैं। तो ऑप्शन कुछ भी मिले एनसीईआरटी में से, है ना, इन दोनों में से, अपन तो नीट में टिक मार के आएंगे बढ़िया वाले सही ऑप्शन को। आज में एनसीईआरटी बहुत करेक्ट हो रही है भाई, क्योंकि हर कोई मेल कर दे रहा है, जिसको जहां एनसीईआरटी में जो गड़बड़ दिख रही है वो एनसीईआरटी को मेल लिख रहा है, और वो मेल पढ़ रहे हैं आजकल, और उस मेल को पढ़ के एनसीईआरटी को बहुत करेक्ट कर रहे हो। तो आप करेक्ट चीज पढ़ो, इस चीज को बहुत ध्यान में रखना। ठीक है, ठीक है। तो मेरे भाई आपने इतनी चीजें समझ ली है ना अभी तक, बहुत ही खतरनाक। आपने पूरा ये वाला पार्ट समझ लिया। अच्छा, इसमें ओवरी नहीं समझा अभी, चलो मैं बता दूंगा। अब मैं बताता हूँ आपने क्या क्या समझ लिया, आप समझना, है ना। एक ही डायग्राम में बताने में मजा नहीं आता है, इधर मिलड़ हो जाती है, फिर पढ़ाने में भी बताने में भी मजा नहीं आता उस चीज में। हालांकि एक डायग्राम में आप समराइज करोगे, अगर आप समरी लेक्चर देख रहे हो तो मैं एक डायग्राम में सब चीजें लिख देता, समराइज कर देता, है ना। समराइज तो कर सकते हैं हम, लेकिन डिटेल इवेल्यूशन अगर करना है तो बनाओ ना दोबारा डायग्राम, क्या दिक्कत है, डायग्राम की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। छोड़ो जो मुझे कभी खो न जाऊं मैं, रात तुम नजरों में ही तुम हो बस। इतनी चीजें यहाँ पर हैं ये दोस्त। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स यार, थोड़ा गर्मी सी हो गई है आजकल। Just give me 2 minutes. तो भाई इतनी चीजें हमने यहाँ पर जो देखी हैं, ये वाला पूरा पार्ट देख लिया, ये यूट्रस का नाम देख लिया। अब आर कटिंग द पॉइंट, ये जो पॉइंट है आपका, ये ओवरी है, ठीक है। इस फेलोपियन ट्यूब को एक और बार मैं थोड़ा सा बताता हूं, फिर ओवरी को पढ़ते हैं।
तो भाई कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आप बना सकते हो अपनी तो नहीं कहूंगा, ओवरी की। ठीक है, अब ओवरी में सबसे पहले आपने ये दो सप्लाई दिखा दी, बेसिकली ब्लड एंड नर्व सप्लाई। blood and nerve supply is there to your ovary. ये जो हमने पार्ट दिखाया, ये पार्ट हमने कह दिया इसको इनर पार्ट भी है और मेड्यूला, बीच वाला पार्ट भी इसी में है। ठीक है, बाहर पे जो एक कवरिंग होती है इसको बोलते हैं जेमिनल एपिथेलिया। सर जेमिनल ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई ये जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करती है। जो गोनाड्स होते हैं, जो टेस्टिस, स्पर्म्स वगैरह हैं, ओम वगैरह है, उनको जर्म सेल्स भी बोला जाता है, ह्यूमन जर्म सेल्स। तो इसको जेमिनल एपिथेलिया बोला। और इसके अंदर एक कवरिंग होगी, एक बेसिकली आप कह सकते हो एक लेयर जैसी होगी, जिसको बोला ट्यूनिका अल्बुजिनिया। तो जेमिनल एपिथेलिया और उसके अंदर क्या है, ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ठीक है, तो अगर हम ओवरी को बेसिकली समझे तो ये आउटर पार्ट और ये इनर पार्ट, इन दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है ना? ओवरी को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। ये देखो, इसको ऐसे अनबॉक्स करने का अलग ही हो जाएगा। तो अगर हम बेसिकली इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो ओवरी को, इनर और आउटर पार्ट। जस्ट अ मिनट।